अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों के बहुत सारे दिए हुए सजेशंस को ही हम देखते हैं और वही आगे हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने आपके प्रॉब्लम्स होते हैं आप हमारे साथ शेयर करते हैं, वही हम आगे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज का भी टॉपिक हमारा इसी तरह से टॉपिक है जो कि हमारे जो बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, जो बहुत ज्यादा डिस्कशन में हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल। हर दूसरे इंसान का ये बहुत ज्यादा इशू है कि किस तरह से जो है हम अपनी इनकम को, हम अपनी जो है आमदनी को इस्तेमाल करते हुए या उसमें इजाफा करते हुए दौलतमंद बन सकते हैं। तो आज के जो हमारा सेशन है इसमें हम यही सब डिस्कस करेंगे। हम ऐसी स्ट्रेटेजीज देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको यूज करते हुए हम जो है अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और हम दौलतमंद हो सकते हैं। किस तरह से हम में अगर कोई पोटेंशियल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात दे सकें। तो आप शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और सवालात पूछें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात दे सकें आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आज जो हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो सर यासिर वहीद साहब हैं, जो कि सीनियर प्रोफेशनल हैं, जो कि इनका जो कोर्स सब्जेक्ट है वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है और एग्जीक्यूटिव जो हैं ट्रेनर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कोच भी हैं। तो सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मिशाल, आपका और इल्मी सिटी का मुझे इनवाइट करने का थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें और कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है और जितना ज़्यादा डिस्कस करो उतना ज़्यादा ही इसमें चीज़ें निकलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, सबसे पहले थोड़ा-सा हम इस तरफ आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन की तरफ कि आप एग्ज़ीक्यूटिव कोच भी हैं और ट्रेनर भी हैं। तो किस तरह हम्म। से जो है आपने इस एरिया में आप आए और किस तरह से आपने इसको अडॉप्ट किया और किस तरह डिस्कवर किया? क्योंकि बहुत से लोग हैं, पोटेंशियल होती है, लेकिन वो इसमें आ नहीं सकते। तो कोई जी स्पेसिफिक ऐसे रीज़न जो आपने इसको जो है जॉइन किया और इसको लेकर आगे चले हैं, तो क्या ऐसी रीज़न्स थी? जी, थैंक यू वेरी मच मिशाल, आपने अच्छा सवाल किया स्टार्टिंग के लिए। अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ही बता दूं कि मैं बेसिकली तो बाय प्रोफेशन फाइनेंस से मेरा लिंक है, फाइनेंस अकाउंटिंग से। और अब जी, कोई अराउंड 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे इसी फील्ड में, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हुए। अच्छी पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में मैं काम करता रहा हूँ, इस वक्त भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मुझे एक्चुअली शौक था पर्सनल डेवलपमेंट का, अपनी लर्निंग का। और हुँ, फिर आसपास जो लोग हैं, मेरा एक हमेशा से एक आइडिया था, या एक हमेशा से एक वो रही है कि जो मेरे आसपास लोग जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी भी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आना चाहिए मेरी वजह से। अगर मैं उनके साथ काम करता हूँ तो उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए मेरी जात से। बिल्कुल। तो उसी को सोचते हुए जो है मैं इनिशियली जो है जब थोड़ा सा अपने आप को डिस्कवर किया, तो आई रियलाइज के कोचिंग में मेरे पास पोटेंशियल है। उसमें मुझे अच्छे मेंटोर्स मिल गए जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैं कोचिंग की साइड पे आया। कोचिंग के साथ साथ जो है ट्रेनिंग को भी मैंने किया। एक थोड़ा सा जी, वो मेरा कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली चीज थी, क्योंकि फाइनेंस के आदमी नॉर्मली बैक ऑफिस रहते हैं, इतना जो है ना फ्रंट ऑफिस की तरफ नहीं आते और इतना पब्लिक में नहीं आते। तो मैं वो ट्रेनिंग में आया कि अपने आप को उस मोल्ड से ब्रेक करने के लिए कि एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा रहा। तो उसी में करते करते ये एक ऐसा टॉपिक था, क्योंकि ज़ाहिर फाइनेंस बैकग्राउंड थी, तो लोग पूछते थे कि एडवाइस मांगते थे, ये करते थे। तो मुझे खुद भी जी, रियलाइज हुआ कि हम कंपनीज की तो बहुत हद तक फाइनेंशियल्स को देखते हैं और सारा दिन उसी पे काम करते हैं, लेकिन कई उसमें ऐसी बातें भी हैं और कई ऐसी सिंपल टिप्स भी हैं जो हम जैसे आगे डिस्कस करेंगे, कि ये वो है जो जी, लोगों जी, के साथ डिस्कस होनी चाहिए, जिससे आप अपनी जो है पर्सनल फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, यानी अपनी जो जी, आमदनी है उसको बेहतर आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक है उसी से लिंक्ड है, और अब कोविड सिनेरियो में तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये जी। टोटल इसकी बैकग्राउंड है। जी, तो जिस तरह आप कोचिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हैं, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में भी, इस फील्ड में भी करते हैं, तो क्या है ये? किस इसके बारे हम्म। में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि क्या चीज़ है, ताकि लोगों को आइडिया हो जिनको नहीं पता इसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी जो है ना फिलोसफी कह लें या ये है। और अगर इसको थ्योरेटिकली पढ़ें, तो इसको जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करता हूँ, तो नॉर्मली, या जब इसको मैं ट्रेनिंग्स में देता हूँ, तो इसको हम जी, कहते हैं द साइंस ऑफ मनी। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि
कि इसको साइंस क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि साइंस इसलिए कहते हैं कि हर चीज को हमारी कुछ एक मिजाज ऐसा हो गया है कि जब तक उसको ये ना बताया जाए कि इसके पीछे कोई साइंस है तो लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसीलिए उसके साथ साइंस का लफ्ज इजाफा करने की वजह से ये हो गया कि लोग जो है थोड़ा सा समझने लग गए कि ये असल में चीज क्या है और इसको बाकी हम किस तरह से अपनी जिंदगी में जी। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके पीछे मिसाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब साइंस ऑफ मनी की बात मैं करता हूँ तो सबसे पहले तो मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मनी एक क्या चीज है, ये पैसा क्या चीज है। अब पैसा अगर इसको डिफाइन करें तो ये वो चीज है, जैसे पुराने जमानों में होता था कि आपके पास कोई चीज है, आपको दूसरे के पास नजर आई, उसकी जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे, आपने कहा जी। ये मुझे ये जरूरत है, आप ये ले लो, मेरी चीज ले लो और मुझे वो दे दो। फिर वो डेवलप हुआ, आगे जाके वो नमक यूज होने लग गया एज अ करेंसी, और फिर हम फाइनली जो है ना पेपर करेंसी की तरफ आ गए। जी। तो पेपर करेंसी पे भी जब आ गए या मनी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो वो बैकग्राउंड क्या है कि यानी आप कोई गुड्स, यानी आप कोई चीज या आप कोई सर्विस ऐसी देंगे जिसके अगेंस्ट आपको वो पैसा मिलेगा, या वो मनी है उसके अगेंस्ट आपको मिलेगी। तो पहली चीज तो ये समझने की कि जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज हुई कि आप जो गुड्स या सर्विस दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो किस क्वालिटी की है जिस पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये तो मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इस पे आते हैं कि खास तौर पे जिस तरह से आपने इसका जो टाइटल रखा है इसकी टॉक का, कि कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएं और कैसे जो है दौलतमंद बने, तो अब उस पे उसकी तरफ जब हम आते हैं तो पहली बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि देखें, जो है वो मैं इसमें यहाँ पे कोई आपको जो है ना कोई गलत रास्ता बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा ना ही ऐसा फोरम है। और आप ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम कोई ऐसी कोई चीज आपको कोई गलत रास्ता बताएंगे जिससे आप कहेंगे मैं रातों रात जो है वो जो है अरबपति हो जाऊंगा या खरबपति हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं कर सकता, करना भी चाहिए मुझे, और जैसे बाकी लोग मेरे साथ जो इसको समझते हैं, सीखते हैं, तो वो भी इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं जब मैंने आपको मनी का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ जो कि हम हमारी एज अ कम्युनिटी और एज अ नेशन हमारी सबकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम अपने आप को जो है वो लेवल ऑफ ये कह लें कि जिस लेवल की हमें कमाई करनी चाहिए या जिस लेवल की हमें इनकम अर्न करनी चाहिए हम नहीं करते। तो अब वो क्या है, उसको हम कहते हैं, उसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि हम उसको कहते हैं मिथ्स ऑफ मनी, या फिर ये कह लें कि कुछ मफरूजात हैं जो अपने दिलो दिमाग में बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहला जो मफरूजा है ना वो ये है कि मनी फॉर नथिंग वाला, यानी मैं कुछ भी ना करूं और मुझे पैसा मिल जाए, या मैं घर पे बैठा रहूं और मुझे पैसा मिल जाए। तो जी। बगैर मेहनत के तो कोई चीज नहीं मिलती दुनिया में। ठीक है, ये आप जितना भी ट्राई कर लें, जो भी कोशिश कर लें, हाँ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो जिनको हमने, जैसे मैंने कहा कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ किए, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से आप ये नहीं कह सकते कि मैं अमीर हो जाऊंगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये अपने जेहन से निकाल दें, और इस तरह के अगर कोई आइडियाज आपको दे रहा है तो उसको भी जो है ना जरा उसको भी सोच समझ के कीजिए कि आपको अगर कोई इस तरह का कोई आइडिया ला के देता है कि आपने कुछ भी नहीं करना और जो है ना पैसे खुद ब खुद आएंगे, तो जो है उनको भी जरा सोच, एकदम से उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अच्छा, ये तो पहला पहला मिथ हो गया। अच्छा, दूसरा एक मिथ और क्या होता है, या दूसरा मफरूजा जो हम बना लेते हैं वो ये है कि जब हम अपने आसपास कुछ कामयाब लोगों को देखते हैं या अमीर लोगों को देखते हैं, तो हम बजाय ये कि उससे कुछ सीखने के, हम अक्सर एक जेलसी की फीलिंग बना लेते हैं। और वो जेलसी की जी। फीलिंग से ये होता है कि हम ये कहना शुरू कर देते हैं, या हमारा एक जनरल कुछ नेगेटिव माइंडसेट ऐसा हो गया है इस नेशन का, कि हम क्या कहना शुरू कर देते हैं कि यकीनन इन्होंने कोई जो है गलत काम किया है जिसकी वजह से इनके पास पैसा आया है, मैं जानता हूँ 10 साल पहले तो ये ऐसे थे और आज ये देखें इस तरह कर रहे हैं। तो फिर वही बारिंग ये कि एक्सेप्शन के ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिन्होंने वाकई कुछ ना कुछ किया होगा गलत, लेकिन इन जनरल जो प्रॉपर जो इकोनॉमिक्स है वो इसको सपोर्ट नहीं करती कि जो है आप गलत काम के, वो गलत काम किसी अरसे तक चलता है, हमेशा नहीं चलता। तो जो आपके इर्द गिर्द कामयाब लोग हैं उनसे हम ये कहते हैं कि बजाय जेलस होने के उनको स्टडी करें कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चेंज आया है, या अगर उनकी जो इनकम में इंक्रीज आया है, या वो अगर दौलतमंद हो गए हैं या वेल्दी हो गए हैं तो वो कैसे हुए, तो उनको समझें। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है,
और आपको अक्सर ट्रेनर्स कोचेस भी मिलेंगे इस बारे में। आप जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और सीखने के उससे करेंगे तो आपको यकीनन लोग कुछ ना कुछ जो है आपको टिप्स भी बताएंगे और आपको उसकी कोई ना कोई जो है रास्ता भी जरूर बताएंगे। इसी में ये होता है कि हम ये भी कहते हैं मिसाल के आपने हमने सबने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जैसे लोगों में आप बैठेंगे वैसे आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर हो जाएगा। इसीलिए हम ट्रेनर्स या हम जो कोचेज हैं हम लोगों को कहते हैं कि यार पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठें, तो आप पॉजिटिव, आपके खुद भी आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी वैसी चीज है कि आप उन लोगों के साथ उठे बैठेंगे, उनसे सीखेंगे तो आपके भी जो है ना माइंड एक्सपैंड होगा और आपको समझ आएगी कि अच्छा पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फिर मैं दोबारा उसी पे आऊंगा कि हम जायज तरीकों की बात कर रहे हैं, किसी जी। और गलत काम की बात नहीं कर रहे। अच्छा, फिर एक और जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया कह लें या ये कह लें मिथ ही कह लें कि हम क्या करते हैं अपने आप को लिमिट कर देते हैं, हम अपनी लिमिट्स बना लेते हैं कि आई हैव लिमिट्स। अब मैं जैसे एक फाइनेंस का आदमी हूँ और मैं कहूँ कि मैं फाइनेंस के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, तो ये मैंने अपने ऊपर एक लिमिट जी। लगा ली। और यही वो लिमिट है जो इस वक्त हमें कोविड सिचुएशन में भी लोगों को परेशान कर रही है कि हमने सारी उम्र, ये सारा वक्त हमने एक ही पढ़ाई की, उसी के बेस पे हमने जॉब ली या उसी के बेस पे हमने काम शुरू किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम उसी में स्टक होकर रह गए। अब हमने ये सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कोई स्किल हो सकता है जो कि मैं इसके साथ साथ कर सकता हूँ। और हम खास तौर पे जो लोग इस वक्त मैं नॉर्मली इस टॉपिक पे एड्रेस उन लोगों को करता हूँ जो कि रीसेंट यंग ग्रेजुएट्स होते हैं या यंग जो उसमें आए होते हैं कमाने की फील्ड में, या भी आए जो जिन्होंने अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है। तो हम क्या करते हैं कि हम यही समझते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई कर ली और अब बस अब ये हमारा एंड हो गया, और हमने उस दौरान जो अपने कई टैलेंट्स होते हैं हमारे, वो हम उसको कहीं ना कहीं पीछे दबा देते हैं या छोड़ देते हैं पीछे। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे साथ मेरे कोलीग हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, लेकिन क्योंकि एक जॉब में लग गए तो पेंटिंग छोड़ दी उन्होंने। अब कोविड ने उनको मौका दिया तो उन्होंने वो पेंटिंग्स जब दोबारा की तो उनको ख्याल आया कि अच्छा यार, ये मेरे पास एक स्किल था, मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, मैं अच्छी पेंटिंग बना के अब हमारे पास इतने एवेन्यू से बेच भी सकता हूँ। तो ये मैं सबको जो मिथ्स की बात कर रहा हूँ कि ये मफरूजा भी ज़हन से निकाल दें कि मेरी कोई लिमिट है, मैं कुछ और जो है ना नहीं कर सकता। जो मैंने पढ़ा है या मैंने अगर फाइनेंस पढ़ी है तो मैं फाइनेंस के साथ कोई और काम नहीं कर सकता। तो मैं आपके सामने एग्जांपल भी हूँ कि मैंने भी अपने एक मिथ को ब्रेक करने के लिए जो है ना, मैंने कहा मैं ट्रेनिंग की तरफ आता हूँ, तो मैंने करके देखा और अल्लाह का शुक्र है कि कर रहा हूँ मैं उसको, और बहुत शौक से कर रहा हूँ। तो ये भी एक मिथ है जो लोगों को करना पड़ता है। एक आखिरी मिथ है इसमें जो पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादातर हम लोग जो जॉब वाले हैं वो करते हैं। तो जो जॉब वाले सुन रहे हैं वो इसको गौर से सुन लें। हम क्या करते हैं कि अक्सर जॉब्स में ये अपने ऊपर बिठा लेते हैं, या इवन वहाँ की जो आप जिसको कहते हैं कि जैसे इंग्लिश टर्म में हम कहते हैं वाटर कूलर डिस्कशन होती हैं, या जो गॉसिप जो ऑफिस की होती है उसमें भी कहते हैं कि मुझे जितने पैसे मिलते हैं ना, मैं उतना ही काम करता हूँ, मैं इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि जैसे जैसे अब आपकी जो कंपटीशन और डायनामिक्स चेंज हो रही हैं इकोनॉमिक्स की, और खास तौर पे अब जैसे चेंज होंगी एक कोविड के बाद से, तो अब आप नोट करेंगे कि जो लोग स्पेशली जॉब्स में है कि अब सिर्फ जितना आप काम करते हैं या जितना आपको आता है वो इनफ नहीं होगा। क्योंकि हर कंपनी या हर बिजनेस जो है ना, वो ये चाहेगा कि अब इस सिचुएशन से अपने आप को बेहतर करने के लिए, निकलने के लिए हर कोई हाथ पैर मारेगा, हर कोई ड्रास्टिक स्टेप्स लेगा। उन ड्रास्टिक स्टेप्स की सिचुएशन में, या वो जो चेंज जो एकदम आएगा या आने शुरू हो गया है, तो वो लोग जो कि इस मिथ पे या इन मफरूजों पे बिलीव करते हैं कि बस जितना पैसे मिलते हैं उतना ही काम करूंगा या मैं कुछ और जी। एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, तो वो डेफिनेटली जो है ना जो है उनको नुकसान होगा। तो इसलिए अपने इस मफरूजे को भी आपको जेहन से निकालना पड़ेगा। तो ये जो है ना विशाल, ये कुछ स्टेप्स हैं। अभी वैसे आगे चलते हैं, आप कहें तो मैं इसी को कंटिन्यू करूं कि ये स्टेप बाय स्टेप चले। जी। हाँ जी, वो जो ऑडियंस ने हमें जॉइन किया है रिसेंटली, उनको मैं एक और दफ़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जरूर। हमारा टाइटल आज का ये है कि आप किस तरह से अपनी आमदनी में इज़ाफ़ा करके दौलतमंद बन सकते हैं, जो कि आज आपको पता चल जाएगा। बहुत से इसकी स्ट्रैटेजीज़ पता चलेंगी, और आपके कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लास्ट में जो है ज़रूर लेंगे। आप ज़रूर क्वेश्चंस करें, कोई भी आपकी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लाज़मी करें। आपको आंसर दिया जाएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसके।
तो सर नेक्स्ट ये जहाँ साइंस ऑफ मनी की बात की गई है, वहाँ पे ये कि किस तरह से हम साइंस ऑफ मनी को जो है यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर इनकम, तो किस तरह से हम्म। हम यूज करेंगे इसे? बिल्कुल। तो उसी से आगे चलते हैं विशाल। जिन लोगों ने थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लिया है उनको मैं बताया, तो मैंने जल्दी जो डिस्कस किया था अभी तक वो हाँ एक मिथ्स मिथ्स ऑफ मनी मैंने डिस्कस किया था। मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ ताकि लोग अवेयर हो जाएं, ताकि वो उससे फिर आगे लिंक बनता है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मनी क्या चीज़, क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। यानी ये वो चीज़ है जो आपको मिलेगी आपकी सर्विस पे, आपकी गुड्स के ऊपर। और इसके हमने कुछ अपने जो जेन में कुछ मफरूज़े बना लेते हैं, या कुछ अपने हम ये समझ लें लिमिटेशंस बना लेते हैं। वो ये होती हैं कि मैं कुछ भी ना करूं, मुझे मनी मिल जाए। मेरी लिमिट्स हैं, मैं एक ही स्किल है मेरे पास, मैं और कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा और इम्पोर्टेंट ये कि जो मेरे आसपास लोग जो कामयाब हुए हैं वो किसी ना किसी गलत रास्ते से कामयाब हुए हैं, और मैं उनसे सीखता नहीं हूँ, मैं उनसे समझता नहीं। तो ये मैंने अभी तक इतना यहाँ तक का आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब हम इसमें आ जाते हैं कि हमें ये तो समझ आ गया कि मनी आती कैसी है, और हम इस स्टेज पे आ गए कि हम कुछ ना कुछ कमाने लग गए। अब इंक्रीज कैसे होगा, कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज कैसे होगी। अब आप ये राइट। समझें, जो मैंने शुरू में बात बताई थी कि मनी आपको मिल रही है, आपको किसी ना किसी गुड्स या कोई ना कोई सर्विस के अगेंस्ट आपको मिल रही है। तो वो क्या चीज है जो कि डिटरमिन कर रही है कि यासिर वहीद ये काम करेगा तो मुझे उसको इतने पैसे देने हैं, और अगर ये कोई और काम करेगा तो मुझे उसको कितने पैसे देने हैं। तो ये क्या चीज है? ये वो वैल्यू है जो मैं अपने काम के साथ, या मैं अपने गुड्स के साथ, अगर कुछ बेचता हूँ तो मैं उसके साथ ये वो वैल्यू है जो मैं उसके साथ एक दूसरे आदमी को देता हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान कुछ इस तरह से बना हुआ है कि उसके अंदर खुद एक बार्गेनिंग की जो है ना पावर है, उसकी नेचर है कि आप अगर कोई चीज आपको नजर आएगी कि ये 100 रुपए की, और कोई आपको 1000 रुपए की बेच रहा होगा तो आप नहीं लेंगे। आप सोचेंगे, आपका जो माइंड है वो आपको रोकेगा कि ये 100, मेरे ख्याल में 1000 की चीज नहीं लगती, ये 1000 की मैं नहीं ले सकता, इसको ये हो नहीं सकती। लेकिन उसी तरफ आप ये देखें कि जिसका हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि एक तरफ आपके पास एक नॉर्मल एंड्रॉयड फोन है, और एक तरफ आपके पास एप्पल का फोन है, तो वहां आप 1-1.5 लाख रुपए भी देने भी तैयार हैं उसके। तो वो क्या है, बारिंग ये कि उसकी जो ब्रांड वर्थ बन गई है या ब्रांड वैल्यू जो बन गई है, वो हम अच्छा। उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ वो वैल्यू ऐसी दे रहा है, या कुछ ना कुछ वो कोई ऐसी कोई एस्टीम पॉइंट कुछ दे रहा है कंज्यूमर को कि वो उतने पैसे देने पे तैयार है। या इवन आप फोन्स में देख लें, फोन्स में जब हायर एंड फोन्स पे आप जाते हैं तो आप काफी बिल्कुल। प्राइसली हो जाते हैं वो। तो वो आप क्यों देते हैं कि कोई उसके पीछे कोई ना कोई आपको वैल्यू मिल रही होती है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने अपनी जात के ऊपर अप्लाई करके देखें कि आप जो काम करते हैं उसकी वाकई वैल्यू क्या है। अब जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, जॉब्स में काम करते हैं, तो उनको ये अंदाजा होगा कि खासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इससे एग्री जी। करेंगे कि वो देखेंगे कि कई दफा ऐसा होता है कि एक शख्स ने कंपनी ज्वाइन की 1 साल पहले, एक शख्स 5 साल से काम है, लेकिन वो 1 साल वाला दूसरे से ज्यादा पैसे ले रहा है। और हो सकता है 2 साल 3 साल बाद और जो गुजरे तो वो 5 साल वाला अभी भी कम ले रहा हो और वो उसको ज्यादा मिल रहे हो। तो वही बात जो मैंने शुरू में की थी कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि अपने ऊपर लिमिट्स लगा लेते हैं और दूसरों को देख के सीखते नहीं है, तो हम ये बना लेते हैं कि इसकी ये कोई ना कोई गलत काम कर रहा है या इसकी दोस्ती है ये। देखिए वो सब चीजें हमें हटा के, मैं शुरू में कह रहा था कि हम बिल्कुल जो है ना हम ऑनेस्ट बात करेंगे क्या है। तो ऑनेस्ट बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा, या उसके काम में कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा होगी, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होगी जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। तो अब हम सबको जब इनकम इंक्रीज करने का जब कहते हैं कि भाई मुझे मैं कैसे इंक्रीज करूं, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप अपने सबसे पहले अपनी वैल्यू इंक्रीज करें। जब आप अपनी वर्थ इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई आदमी जो कि एक 100 रुपए की चीज के 1000 देने पे तैयार नहीं था, वो खुद बोलेगा कि जो है मुझे जो है मिसाल को मुझे जो है ना ये 1000 रुपए ही देने हैं इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये वो मुझे वो वैल्यू दे रही है अपने काम से जो कि रिक्वायर्ड से भी ज्यादा है। मैं 100 रुपए का काम चाहता था, लेकिन ये मुझे 1000 रुपए का काम दे रही है और मैं 1000 रुपए इनको दूंगा इस पे। तो ये वो वैल्यू है जिसके लिए सबसे पहले हम जब कहते हैं कि अगर आपको इंक्रीज करनी है अपनी इनकम, तो सबसे पहले इसके ऊपर काम करें। अब ये वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, ये भी एक सवाल बनता है कि इस वैल्यू को मैं इंक्रीज कैसे करूं। मैंने तो जैसे मैंने शुरू में कहा, मैंने तो एक ही स्किल लिया है तो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता।
तो यही वो लिमिट है जो आपने ब्रेक करके आपने प्रूव करना है कि मेरी वैल्यू इंक्रीज ऐसे हो सकती है कि मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूं। अब स्किल्स जी, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप मैं सबको ये मेरे ख्याल में कोई छठा सातवां मैं शो कर रहा हूँ इसी टॉपिक पे। तो मैं सबको इसमें यही जो है ना मशवरा देता था, और क्योंकि अब तो खैर लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन मैं सबको ये कहता था ये लॉकडाउन जो है ना आपके पास बेहतरीन मौका है कि वो जितनी हमारे पास जो शिकायतें होती थी कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास तो जो है ना रिसोर्सेज नहीं है, तो वो हुँ, सब जो है ना आपकी अल्लाह ताला ने ना एक झटके में वो सारी आपके जो है जितने बहाने थे ना वो खत्म कर दिए। तो अब वो बहाने खत्म हो गए, तो इस टाइम को यूज कर लें और उसमें जो है ना नए स्किल्स ले लें। किसी को प्रेजेंटेशन स्किल्स पे कुछ काम है, ऑनलाइन इतने कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, आप उसको कर लें। अच्छा, जितनी हमारी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग्स होती थी, जो मुख्तलिफ कंपनीज जो बहुत पैसे लेके करती थी, उन्होंने बहुत सारे अपने जो है कोर्सेज फ्री कर दिए, इसीलिए कि उनको पता था लोग घर पे बैठे हैं। तो उन्होंने जी, वो कोर्सेज फ्री कर दिए कि लोग वो लेने। तो ये वो टाइम है, या है भी और था थोड़ा सा, कि जिसके अंदर आप अपने स्किल्स जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप एक ही काम करते हैं, आपने कहा मैंने यूनिवर्सिटी में एक ही डिग्री ली है, तो कोई बात नहीं, आप असेस करें कि अभी आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ जो है ना आगे मार्केट जा रही है। घबराएं नहीं, मैं सबको ये कहता था कि घबराएं नहीं इस सिचुएशन में। देखें, अल्लाह ताला ने कोविड से पहले भी तो आपको रिस्क दे रहा था ना, तो वो रिस्क इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अगर आप घबराएं नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अपने नर्व्स पे काबू रखें और अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों से मशवरा करें, तो आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल रिसेंटली ही इसमें देखा था। ये कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो एक हमारे एक्सपोर्टर थे बेसिकली टेक्सटाइल के। तो उनका ये हुआ कि जिस वक्त जैसे ये कोविड हुआ, तो वो सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह उनके कैंसिल हो गए पाकिस्तान से, और सारे टेक्सटाइल रिलेटेड उनके एक्सपोर्ट्स। शुरू में तो बहुत परेशान हुए, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव सोच के आदमी थे, कुछ करके दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई फायदा नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा सा ही मार्केट को असेस किया, तो उन्होंने देख लिया, अंदाजा कर लिया कि इस मार्केट में इस वक्त जरूरत क्या है। वो सबको आइडिया, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो क्योंकि जिस तरह इंक्रीज हो रहे थे केसेस, तो डॉक्टर्स की पीपीई सूट्स की और आपके ये मास्क की, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत जी, थी। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया कि अपने उस पूरी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया इसको पीपीई बनाने पे और मास्क बनाने पे। तो जब वो शिफ्ट कर लिया, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो काम भी चल गया, और जो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह जो खत्म हो गए थे, उसकी जगह उनको दूसरे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक वन ऑफ एग्जांपल हो, और भी लोगों ने जो है ना ये काम किए हैं। और उसकी वजह से आप देखें, इसी महीने की आई थिंक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान जो है अब एक्सपोर्ट उसमें आ गया है कंट्रीज में, जो कि मास्क और पीपीई सूट्स और ये सब कुछ जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो एक वक्त था कि हम चाइना से एड मांग रहे थे कि हमें मास्क और ये भेज दें, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम एक्सपोर्टर बन गए हैं इसके। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें जो है ना थोड़ा जो है ना पॉजिटिविटी देते हैं कि जो है ना इन्हीं हालात में रहते हुए हम अपनी इनकम को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा मिसाल, इसी में आगे चलते, क्योंकि ये टॉपिक पूरा एक सीक्वेंस बाय जी, सीक्वेंस है, जी, तो मैं, आप ठीक, मुझे हाँ, इजाजत दें तो मैं इसको जी, चलता जी, चला जाता हूँ। बिल्कुल, अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब आपको अपनी आमदनी इंक्रीज करने की जब बात होगी, तो आपको क्या करना है कि अपने सबसे पहले स्किल्स पे वर्क करना है। अच्छा, बहुत हुँ, सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो मैंने बात की कि चले कोविड से आपका टाइम तो हो गया। और बहुत सारे लोग हाँ कहते जी, थे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कि मैं ये कैसे जी, करूँ कोर्स, और किस तरह से करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये इसका देखें, सबसे जाहिर है अब तो थोड़ा वक्त निकल गया है, लेकिन इतना नहीं निकला। लेकिन अभी से हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जॉब्स में तो आ जाते हैं, बिजनेस में तो आ जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, लेकिन हम कभी जो है कमाने के साथ साथ कभी हमने अपनी प्रॉपर प्लानिंग की नहीं कि जो मेरी इनकम आती है इसको मैं बजट कैसे करूं, इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा। तो हम क्योंकि जी, ये वो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि लोग समझते हैं कि शायद फाइनेंस की चीजें, लेकिन ये फाइनेंस की नहीं है, ये पर्सनल आपकी लाइफ से भी रिलेट करती हैं। तो बजटिंग बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको बजट करने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने जो है खर्चों पे और सब पे कंट्रोल आ जाएगा। तो मैं अभी आगे जाके खर्चों का भी बताऊंगा। अभी हम आमदनी की बात करें, तो इसमें बस एक पॉइंट ऐड कर दूं कि इसके लिए जरूरी है सिर्फ कि स्किल्स के लिए कि आप ये याद रखें कि देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है आपके पास, जिसकी बेस पे आपने पैसा कमाना है, वो क्या चीज है, वो आप खुद हैं।
आपकी जात है। अगर आप अपनी जात के ऊपर कोई खर्चा नहीं करेंगे अपने स्किल्स एनहेंस करने का, तो आप फिर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं जो है अपनी आमदनी को जो है बढ़ाऊंगा कैसे। वो आप नहीं कर सकते। आप जो भी काम करेंगे तो वो आप एक एक टाइम आएगा जिसपे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे इससे ज्यादा तो मेरी नॉलेज ही नहीं है। और उसके बाद डेफिनेटली आपको या तो फिर किसी से पूछना पड़ेगा या किसी को हायर करना पड़ेगा। वो आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं नहीं है कि किसी और को आप लें, किसी और टैलेंट को आप लें, तो ये टैलेंट आप खुद अपने अंदर पैदा करने। तो यही मैं सबको कहता था कि कोविड बेहतरीन टाइम है, इसमें आप स्किल्स जो है ना हासिल कर सकते हैं, स्किल्स ले लें। और करंट सिचुएशन में रहते हुए आप ये करें कि आपकी जितनी भी इनकम है, चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा हो, जितनी हो, मैं इस पे नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन पर मंथ जो है कम से कम, हम स्टूडेंट्स को तो ये कहते हैं कि आपके पास बेशक पॉकेट मनी है, आप 1% कर लें और उसको बढ़ाते चले जाएं। 1% से आप बढ़ाते बढ़ाते उसको 10% पे ले जाएं। बुक्स जो सजेस्ट करती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी लाइफ में आपकी पोजीशन चेंज होती है, बढ़ती है, वो और बढ़ाती हैं इसको बजाय कम करने के। वो कहते हैं आप 10% से बढ़ाते बढ़ाते इसको 30-40% तक ले जाएं। अपनी इनकम का, अपनी सेविंग्स का, अपने जो आमदनी है उसको 1% से लेके 30% तक ले जाएं, जिसमें आप ये अमाउंट सेव करें अपने स्किल्स हासिल करने के लिए। जिस वक्त आप ये पैसे जमा कर रहे होंगे और फिर आपको अचानक एक कोर्स नजर आएगा कि ये वो कोर्स अगर मैं कर लूँ तो मेरी एकदम इमीडिएटली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ, या मैं जो जॉब जहाँ कर रहा हूँ वहाँ जो है ना इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो एकदम से मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मैं एक पोजीशन से एक और आगे की पोजीशन पे चले जाऊंगा। तो ये इसके लिए आप अभी से तैयारी करें, बजाय ये कि आप वक्त का इंतजार करें कि वक्त आ जाए और आप कहें कि ओहो मुझे ये स्किल आता होता तो मैं कर लेता। अभी से जो है ना प्लानिंग करें और अभी से सोच के और पैसे जमा करना शुरू कर दें। बहुत छोटी रकम से शुरू करें, 1% एक बना लें अपने जेन में आइडिया, और 1% से जमा करना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी पोजीशन के साथ, आपके काम के साथ 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 इसको भी उतना ही बढ़ाते चले जाएं। 1% से आप समझते हैं अब आपका हाथ खुल गया है तो 1 से इसको 5% पे ले जाएं, 5 से 10% ले जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने स्किल्स के ऊपर आपने जो है एनहेंसमेंट बहुत जरूरी है अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए। अब जी। मिसाल इसमें एक अगला अगला पॉइंट आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मजेदार भी, वो आप को भी मजा आएगा सुन के। अब एक एंगल तो हो गया इनकम का, अब दूसरा एंगल है एक्सपेंस का, कि जो है बिल्कुल। जो एक्सपेंस है, अब ये इसको कैसे मैनेज करें। चले पैसे तो हमें समझ आ गया कि मैं वैल्यू जी। इंक्रीज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो इनकम तो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैं अब इसका क्या करूं, एक्सपेंसेस का। तो अब इसमें मैं आपको सबसे मजेदार बात बताता हूँ। मैं थोड़ा साथ साथ कमेंट्स देखता चला जा रहा था तो उसमें एक मुझे नजर भी आया कि एक साहब ने पूछा भी कि स्पेंडिंग को किस तरह कंट्रोल करें, तो वो इसमें अब ये बात कवर हो जाएगी। तो आप से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी चलें इसका रिप्लाई करें। हम एक तो स्पेंडिंग है जो कि हम करते हैं कि चलें हमारी जरूरियात जिंदगी हैं, कुछ हमारी नीड्स हैं, ये तो हमने करनी है, लेकिन इसके अलावा भी जो हम स्पेंडिंग करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसकी कोई लॉजिक है कि हम क्यों करते हैं। मैं अगर एक 5,000 वाला फोन ले सकता हूँ तो मैं 20,000 वाला फोन क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक है, साइकोलॉजी की लॉजिक है, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके जेहन में है तो आप मुझे बताएं, वरना कोई यूजर, अगर कोई हमारे जो लिसनर है कोई वो बता दें। अभी तक तो कोई ऐसा कमेंट नहीं आया तो अभी मैं नहीं बता है। देता हूँ। मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है ना, जो हम समझने के जो एक्सेस स्पेंडिंग कर देते हैं या अपने उससे चादर से जो बाहर चले जाते हैं, उसकी वजह ये कि स्पेंडिंग हमें जो है ना एक एक नफसियाती तौर पे एक हैप्पीनेस की फीलिंग देती है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो स्पेंडिंग होती है ना, इसीलिए आप नोट कीजिएगा कि ये जो वीकेंड्स होते हैं ना उसमें होती है। अभी ये तो खैर कोविड सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले की मैं बता रहा हूँ कि अक्सर आपको मॉल्स जो है ना वीकेंड्स में भरे हुए नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है, हाँ। ये अब्दुल कुद्दूस साहब का आया सेटिस्फेक्शन का, ये किसी हद तक करीब करीब है। ये सही कह रहे हैं कि हैप्पीनेस और वो जो है ये सेटिस्फेक्शन वाली ये जो फीलिंग है ना, ये जो हम हासिल करने के लिए जो है ना अक्सर जो है ना स्पेंडिंग कर देते हैं और ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। कि मैं एक चीज, मेरा गुजारा अगर 5,000 की चीज में हो सकता है तो मैं 10,000 की चीज जो है वो देख रहा हूँ और वो लेने की जो है ना वो अपने आप को परेशान कर रहा हूँ उसके लिए कि मुझे ये लेनी है 10,000 वाली चीज।
उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं और सिर्फ उस टेम्पररी हैप्पीनेस को लिए। जो लोग देख रहे हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि जिन्होंने अगर इस तरह का किया है, क्योंकि मैंने खुद भी किया है, तो 10,000 की का फोन लेने के बाद भी मेरे ख्याल में वो हैप्पीनेस कितने दिन रहती है, हफ्ता मुश्किल से, या कितने, कई दफा तो और भी कम। और उसके फौरन बाद आप कहते हैं कि हाँ अगर कोई और ले लेता तो वो और बेहतर होता, तो थोड़ा बिल्कुल सा और कर ऐसा ही लेता है। तो मैं ये, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये हमने क्या किया है कि अपने एक जो है वो बना लिए है, क्या कहते हैं, अपने लिए एक सेंस हमने ये बना लिया कि मैं एक खर्च करूंगा तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा या मुझे हैप्पीनेस बिल्कुल मिलेगी। हम इसके अगेंस्ट लोगों को एक नया एक आइडिया देते हैं कि आप ये मत सोचें, आप ये सोचें कि मैं अगर सेविंग करूंगा, या जो मैंने जैसे आपको कहा था कि अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करने के लिए अगर मैं कोई पैसे अलग करूंगा तो वो मुझे हैप्पीनेस देगी। वो ठीक है, वो इमीडिएट हैप्पीनेस नहीं होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली हैप्पीनेस देगी। जब आप बिल्कुल कोई कुछ अरसे बाद वो पैसे जमा करके कोई चीज लेंगे जो कि आपकी वाकई उस पर जरूरत होगी, तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन उससे कहीं ज्यादा होगी। वो जो जो हमने टेम्पररी सेटिस्फेक्शन हासिल की या हैप्पीनेस हासिल की कि एक छोटी सी चीज लेके और उससे वो किया। अच्छा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है तो इसके पीछे एक साइंस और काम करती है कि जो मैं बात कर रहा था कि किसी ने कुछ कमेंट भी किया था कि हम कैसे ये अपनी इस हैबिट को रोकें, कि क्या करें अपने अखराजात को जो है ना, किस तरह से फिर इस सेटिस्फेक्शन का इसको कैसे रोकें। तो एक तो मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि आप अपने अभी से ये सोचना शुरू कर दें कि बजाय खर्च करने के सेव करने पे जो है मैं खुशी जो है ना अपनी टर्न कर देता हूँ, मैं उस पर खुश हूँ, आस पास नहीं देखूंगा। मुझे पता है कि मैं जो है सेव कर रहा हूँ, ये अल्टीमेटली मुझे किसी ना किसी जगह काम आएंगे। अच्छा, और दूसरा एक बड़ा सादा सा टिप है, वो जो है साइकोलॉजिकल टिप है, वो ये है कि आप ये करें कि अगर आपने कोई एक चीज देखी और आपको इमीडिएट ख्वाहिश पैदा हो गई कि मुझे ये खरीदनी है और मुझे लेनी है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो जी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और आप जरा सोचें और ये अपने आप से सवाल करें कि अगर मैं ये ले लूंगा तो इससे मेरी कौन सी जरूरत पूरी होगी, और क्या मैं मैं आपको इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ एक हफ्ते का है। नॉर्मली 3 दिन में कहते थे, एक हफ्ते कर लें आपके। अगर मैं एक हफ्ता इसके बगैर, क्या मैं गुजार सकता हूँ इस चीज को लिए बगैर? अगर तो आपका दिलो दिमाग आपको ये कहता है कि हाँ एक हफ्ता तो गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे ठीक है एक हफ्ता मैं इंतजार कर लेता हूँ, मैं अगले हफ्ते जो है ना दोबारा देखूंगा और मुझे अगर समझ आएगी तो मैं ले लूंगा। एक हफ्ता गुजर जाएगा, आपकी ख्वाहिश का डिपेंड करता है कि लेवल क्या है और जरूरत का लेवल क्या है। दूसरे हफ्ते आप फिर वही, अगर वही चीज सामने आई या फिर सोचेंगे कि ये तो मुझे लेनी थी, तो फिर आप दोबारा सोचें कि एक हफ्ता मैं क्या और रुक सकता हूँ। अब साइकोलॉजी इसमें कहती है कि जब आप 3 हफ्ते इस तरह गुजार लेते हैं तो तीसरे हफ्ते तक आते आते वो ख्वाहिश आपकी वैसे ही, अगर तो मतलब यही फर्जी ख्वाहिश थी, तो वो आपकी खत्म हो जाती है। कि जो है आपको रियलाइज हो जाता है कि ये मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरी सिर्फ एक उस हैप्पीनेस की जो एक ख्वाहिश थी कि ये उसके लिए थी। तो ये एक टिप है उसके लिए कि अगर आपको कोई लोग जो अगर ओवर स्पेंड कर जाते हैं, तो वो अपने लिए एक टिप ये बना लें कि जो है मैं मुझे 3 हफ्ते अपने आप को जो है असेस करना है कि अगर मैं 3 हफ्ते इसके बगैर गुजार लेता हूँ तो मेरी जो है मेरी कौन सी जरूरत जो है ना इससे पूरी नहीं हो रही, या मेरी ये किस लेवल की मेरी जरूरत थी। तो उसमें जो है ना आपकी स्पेंडिंग कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक साइड हो गई इनकम की कि हम कैसे इंक्रीज करेंगे, और दूसरी हो गई स्पेंडिंग की कि हम स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। या मैं एक बात कहता चला जाऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो समझने की है, वो ये कि दो चीजें ऐसी हैं जिसको या तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी आप सेव कर लेते हैं, या उसको आप जाया कर देते हैं। तो एक तो पैसा हो गया जिसकी हम शुरू से बात करते चले जा रहे हैं, और दूसरा है वक्त। वक्त का भी यही असूल है कि उसके साथ भी यही है कि या तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर लें या उसको आप जाया कर दें। अब जिन जिन लोगों ने ये कोविड 19 लॉकडाउन का वक्त गुजार दिया, जाया कर दिया, तो वो डेफिनेटली रियलाइज करेंगे कि हाँ ये वक्त जो है ना आया था और हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला था और हमने जाया कर जी दिया। और जिन्होंने उससे फायदा उठा लिया वो जो है डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि ये मैंने अच्छा जो है ना वक्त गुजार लिया, मैंने इसमें काफी चीजें सीख ली, अपने ऊपर काम कर लिया। तो अभी भी इतना वक्त नहीं गुजरा, अभी से भी जो लोग हैं वो संभल जाएं, तो वो अपने आप को ये समझ लें कि जो है मुझे वक्त और पैसा दोनों को किस तरह से सेव करना है और किस तरह से स्पेंड करना है। तो ये यहाँ तक तो जो है एक
हमारे समझें कि आप हमारे एक मेजर एरिया कवर हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर का। अगर जी। कोई क्वेश्चन है तो आप देख लें, वरना फिर मैं थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट और है वो भी एक मैं आगे बताता हूँ। हाँ जी, एक कमेंट आया था कि कितना हमें जो है, अगर हमने अपनी आमदनी बढ़ानी हो, इनकम बढ़ानी हो, तो कितना बिजनेस में हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, किस हद तक जो है कारोबार में हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं अगर हमने आमदनी ज्यादा हासिल करनी है तो। हम्म। अच्छा, ये शहबाज साहब ने मेरे ख्याल में पूछा था। अच्छा जी। शहबाज साहब हाँ देखें, जी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबल लॉस कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि जो लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और जो कि जाहिर है खुद मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को, तो अफोर्डेबल लॉस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उतना रिस्क लें जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस है जिसके अंदर आपके 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, और आपके पास इन हैंड जो है वो अज्यूम कर लें कि आपके पास 2 लाख और हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके अंदर 1 लाख और लगा देता हूँ और खुदा ना खास्ता मुझे नुकसान भी हो जाता है, तो मेरे पास पीछे 1 लाख है जिससे मैं अपना बिजनेस दोबारा खड़ा भी कर सकता हूँ, जिससे मैं जो है अपने घर के अखराजात भी पूरे कर सकता हूँ, और जिससे मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा। तो वो जो अमाउंट आपने इस तरह से निकाली, वो आपका अफोर्डेबल लॉस है। उस तक का आप रिस्क डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है उसका, अक्सर रिस्क लेने के लिए जो लोग पूछते हैं तो। ये मलिक उमर साहब का है एक क्वेश्चन। मैं हजार बीए हजार मैंने हम्म। अपनी दुकान पर लगाए हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो क्या मैंने दुकान करियाने की बनाई है, लेकिन मैं बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ कपड़े वगैरह का, हम्म। और करियाने का कारोबार करना उनकी मजबूरी थी, तो वो क्या हम्म। करें ऐसा? अच्छा, मलिक उमर साहब, मैं इंटरेस्ट उनके डिफरेंट। डिफरेंट है। मलिक उमर साहब देखें, आपने ना जो हमने अभी तक डिस्कशन किया वो दोनों बातें इसके अंदर कवर कर ली। नंबर वन, लिमिटेशन। आपने सबसे पहले जब अपनी लिमिटेशन खत्म कर दी कि करियाना की आप दुकान तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट और आपके पास जो है ये कह लें कि समझ बूझ है, तो आप डेफिनेटली अभी नहीं, हो सकता है कि आप अभी फौरन नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद आप मूव हो जाएं इंशाल्लाह जो है कपड़े के कारोबार की तरफ। तो आपने अपनी वो लिमिटेशन नहीं लगानी। दूसरा, मैंने जिस तरह से ये अफोर्डेबल लॉस वाली बात की और स्किल्स वाली बात की, तो आप अब ये जो टाइम है, मतलब जल्दबाजी करने के बजाय इस टाइम को आप इस तरह से समझें कि ये आपका एक समझ लें ट्रेनिंग पीरियड है। इसके साथ साथ रहते हुए अगर आप अभी से नॉलेज हासिल करना शुरू करते हैं या उन लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं जो ऑलरेडी कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो आपको वो इंसाइट्स मिल जाएंगी और आपको वो समझ बूझ आ जाएगी कि जब आप अपना काम करने की तरफ आएंगे तो आपको वो चीजें पहले से पता होंगी, बजाय ये कि आप अभी जो आपके पास इन हैंड चीज है या जो आपके पास एक मौजूदा चीज है उसको छोड़ के आप एकदम से जंप मारेंगे, मैं जो है एकदम से जो है ना वो काम शुरू करता हूँ, तो जो है वो तो आपको जो है ना आपकी आपको नफसियाती तौर पे भी परेशानी में मुब्तला कर सकता है और उसके पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकता है। जी। ये मोहम्मद इदरीस का क्वेश्चन है कि बेस्ट कारोबार कौन सा है? अच्छा, ये जरा अजीब सा क्वेश्चन है, और मजे का भी है। तो बेस्ट कारोबार इदरीस साहब वही है जो जो आप बेस्ट कर सकें। मैं अगले जो जिस टॉपिक पे आने वाला था, जिसमें हमने बीच में ये ब्रेक लिया, तो वो जी जी। वो यही यही था कि जो है हम जो है कौन सी ऐसा क्या करें, या हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा क्या करें कि जो हमने जब उसको वैल्यू से लिंक किया था तो वो कैसे इंक्रीज होगी, क्या होता है। ये आपका सवाल भी ना उसी से लिंक्ड है कि बेस्ट कारोबार कौन सा। तो बेस्ट कारोबार वही होगा जिसमें आप अपना बेस्ट देंगे और आप अपनी जो है ना बेस्ट वैल्यू और बेस्ट एफर्ट देंगे, वो ही आपके लिए बेस्ट होगा। देखें, आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जो है ये वाला कारोबार इससे बेहतर है या ये इससे बेहतर है। हर एक आपको अपने साथ में स्किल्स और उसको भी साथ में मैनेज करते हुए चलना है। तो आपको ये देखना भी है कि बेशक हो सकता है कि आपको देखने में एक कारोबार बहुत अच्छा लग रहा हो कि ये कारोबार बहुत अच्छा है और इसमें बहुत पैसा है, लेकिन क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपके पास अभी आप कर तो सकते हैं इंशाल्लाह, क्या मैंने जैसे बात की कि लिमिटेशन कोई नहीं है, लेकिन क्या आपके पास अभी वो स्किल्स हैं कि आप वो कारोबार कर सकें।
तो बेस्ट यही है कि पहले आप वो स्किल्स और वो जो कारोबार है उसको समझें, और फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड करें कि कौन सा कारोबार ऐसा है जो मेरे लिए बेहतर है। जी, फिर उसी में आगे आप काम कर सकते हैं, जिसका आपको खुद अपनी पोटेंशियल का आइडिया होगा, खुद अपने स्किल्स बिल्कुल। का आइडिया होगा, तो उसी को हम हम्म। आगे लेकर चल सकते हैं। आसिफ खान का क्वेश्चन है, तालीम बेहतर है या कारोबार? नहीं, तालीम तो डेफिनेटली जो है मतलब दोनों ऐसी चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग बिल्कुल, साइड पे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कारोबार कर लूं तो तालीम ना हासिल करूं, और तालीम हासिल कर जी, लूं और कारोबार ना करूं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दे सकता हूं कि आप दोनों को अलग अलग सोचें और अलग अलग तरीके से उसको करें, तालीम भी हासिल करें, कारोबार भी करें। जी, ये क्वेश्चन आमिर गाजी का आया हुआ है, बिजनेस को कैसे चुना जाए? एक मुलाजिम पेशा जो फर्द है, वो साइड बिजनेस कैसे कर सकता है? जो जॉब भी कर रहा है, उसे साइड बिजनेस करना है। जी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आमिर वाली साहब का ना। क्योंकि अक्सर जो लोग जॉब्स में होते हैं वो ये सोचते तो हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं और मैं कैसे बिल्कुल, करूं और क्या करूं। तो जिस तरह अभी पीछे सवाल आया था कि कौन सा कारोबार बेहतर है, या मुझे ये कारोबार बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर जी, लूं, तो ऐसा नहीं है। मैंने वही कहा ना कि पहले आपको सबसे पहले अपने ऊपर आपको रखते हुए असेस करना है कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं। अब इस वक्त चले हम अज्यूम कर लेते हैं, आमिर साहब ने सवाल किया कि आमिर साहब अभी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक मुलाजिम पेशा है और एक जॉब कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर जॉब जी, कर रहे हैं जिसके अंदर इनका कोई पर्टिकुलर स्किल है। अब आप इसको इस तरह से सोचें आमिर साहब कि मैं इस तरह से कह लेता हूँ कि चलें, आप फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि आप किसी कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर हैं, और आप जो है उस कंपनी के जो पूरी प्रोडक्शन है या उसको देख रहे हैं, और ये काम करते हुए आपको 5-6 साल का अरसा हो गया, और आपकी एक अच्छी जो है ना अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, एक आपको अच्छी समझ बूझ है, और आप ये कर सकते हैं। तो अब आप सोचें कि इसी काम में या इस स्किल को रहते हुए आप इंडिपेंडेंट काम कैसे कर सकते हैं। देखें, क्या आप ये काम एज अ कंसल्टेंट किसी को पेश कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी या छोटे काम करने वाले होंगे जिनको आपकी नॉलेज की जरूरत होगी, जिनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं होगा। तो क्या अगर आप उनको अपनी स्किल्स ऑफर करें और उसके अगेंस्ट उनसे पैसे लें, तो आप समझें आपका कारोबार शुरू हो गया, आप कंसल्टेंट बन गए। आपने 2-3 इस तरह के छोटे कारोबार के लोगों को आपने कहा कि मैं आपका ये ऑपरेशंस मुझे संभालने आते हैं कि किस तरह से होते हैं, मैं आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ाऊंगा, मैं इसको भी देखूंगा, तो आप, और मैं उसके अगेंस्ट आपसे पैसे लूंगा जो मेरी कंसल्टेंसी फी होती है, तो वो आपको डेफिनेटली उसको देंगे भी। बजाय ये कि वो उनके लिए उसमें विन विन सिचुएशन क्या है कि उनको कोई एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखना उसके लिए, और आपकी विन विन सिचुएशन ये है कि आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी नॉलेज है, आपके स्किल्स हैं, वो आप उनको ऑफर कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट। तो इस तरह से एक एक सॉर्ट ऑफ एक रास्ता बनता है, जो पेशेवर अफराद हैं कि मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं कि वो किस तरह से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। दूसरा वो है जो मैंने शुरू में बताया था कि जब आपके पास वक्त है या आपके पास कोई और स्किल है जो अभी जो आपके पास था और किसी वजह से आपने उसको परसू नहीं किया, और आप किसी और लाइन में आ गए, कुछ और काम करने लग गए, तो आप वो साथ साथ उस स्किल को एनहेंस कर लें। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने जैसे पेंटिंग का दिया था कि चले पेंटिंग का आपको शौक है, तो आपने कहा कि चलो मेरे पास टाइम होता है, मैं साथ साथ पेंटिंग भी कर लेता हूँ, और जो है ना मैं इस पेंटिंग को, अब तो जैसे डिजिटल मीडिया का दौर इतना ज्यादा है, तो मैं इसको चले ऑनलाइन में सेल कर देता हूँ, और वो ऑनलाइन सेल जी, हो भी जाती है, तो आप समझें आपका कारोबार शुरू हो गया एक दूसरा। और वक्त के साथ साथ आपको खुद ब खुद और जो है ना राहें इसी तरह और समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, जो भी उनका क्वेश्चन था, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया ताकि इज़िली ऑडियंस तक पहुँच जाए, क्योंकि बहुत से प लोग जो हैं सेम ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो लास्ट में आप हमें बता दें वो कौन से की एरियाज़ हैं या कौन-सी एडवाइसेज़ हैं कि जिसके ज़रिए हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को जो है मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। इसमें विशाल, मैं एक एक कॉन्सेप्ट एक आखिरी रह गया था, वो मैं बता के और साथ में इसका वो रिकैप भी दे देता हूँ कि ठीक कौन से टिप्स हैं, ताकि एक समरी भी हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट जो था जिसमें अभी बड़ी इंटरेस्टिंग जो सवाल है, जिसमें मैंने कहा भी कि मैं वो ये जरूर बताता चलूंगा, और जो ये सवाल था कि कौन सा कारोबार सबसे बेहतर कारोबार है, है। जिसके लिए मैंने जी, कहा था जिसमें आपके बेस्ट आप अपना दे सकें, या जिसमें आप बेस्ट अपनी वैल्यू इनपुट कर सकें, तो वो कारोबार सबसे बेहतर है आपके लिए। इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि यही इनकम इंक्रीज और इनकम जनरेशन से लिंक्ड है,
वो यही है, इसके पीछे एक स्टडी है। एक राइटर है, जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन है उनसे मैं कहूँगा जरूर पढ़ें। एक मशहूर राइटर है इंग्लिश, मैल्कम ग्लैडवेल, और उनकी बुक है आउटलायर्स। आउटलायर्स के अंदर एक स्टडी उन्होंने एक प्रेजेंट की है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमने ये देखा है कि अक्सर लोग जो है उन्होंने बात तो जाहिर है मुलाजमत पेशा लोगों की पे स्टडी की है, बट उन्होंने उसको प्रूव किया है कि ये सब जगह एप्लीकेबल है, बिजनेस में भी जो है एप्लीकेबल है। तो वो ये कहते हैं कि हमने ये देखा है कि वो लोग जो कि हमेशा जो अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं, या जो कि नए स्किल्स हासिल करने की तगोदो में रहते हैं, या अपनी वैल्यू इंक्रीज करने की तगोदो में रहते हैं, तो उन्होंने ये स्टडी की। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ऐसे लोग जो है उनके जो एनुअल जो इनकम में जो इंक्रीज है, वो हमने देखा है कि वो 15 से 20% तक का उनकी इनकम इंक्रीज होती है साल साल, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी नंबर है कि 15% से 20% सैलरी हो तो वो इंक्रीज हो रही है, या आपकी अपने कोई इनकम के रिसोर्स है वो इंक्रीज हो रही है। और दूसरे एंगल पे उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि वो लोग जो कि स्किल्स पे वर्क नहीं करते, तो उनकी एनुअल इनकम हार्डली जो है 5% से लेके 7%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। और फिर फर्दर उसको जब ड्रिल डाउन किया तो उन्होंने कहा कि ये रेशो जो है ये 80-20 का जो है रेशो बनता है, जिसको हम 80-20 प्रिंसिपल जैसे कहते हैं ना, तो ये 80-20 प्रिंसिपल के अंदर ही फॉल करता है। तो तो उसमें उन्होंने कहा कि वजह ये है कि वो लोग जो जो कि नहीं करते, जिनकी इनकी इनकम का रेट कम है और जो वैल्यू पे काम नहीं कर रहे, उन उसकी वजह क्या है कि वो वही वाली लिमिट बना लेते हैं, या उसी मफरूजे पे अमल करते हैं कि मैंने तो फाइनेंस की मैंने डिग्री ले ली, या मैंने फाइनेंस पढ़ना सीख लिया, तो मैं अब यही जी, करूंगा, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं फाइनेंस के साथ जो है मैं सेल्स को समझना भी नहीं चाहता, या मैं मार्केटिंग को समझना भी नहीं चाहता कि क्या चीज़ है। तो ऐसे लोग जो जो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये 80% लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और जिनकी इनकम हार्डली इंक्रीज करती है, और वो फिर शिकायत ही करते रहते हैं कि जो है ना मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो इसी इसी मोड में रहते हैं। बिल्कुल। और वो जो 20% लोग हैं, तो वो इस कोशिश में रहते हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई एक जगह से उनको सेटबैक फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो अपने स्किल्स के ऊपर और उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो सवाल जैसे आया था, तो वही मैं सबको यही उसमें मशवरा देता हूँ कि जो आप ये कोशिश करें कि आप जो भी काम करें, आप अब किसी तरह अपने आप को उस 20% ब्रैकेट के अंदर लेके आए, कि आप जो भी काम करें वो इस लेवल का हो, इस तरह अच्छा हो कि आपको उस 20% ब्रैकेट में आए। जैसे एप्पल है, तो हम जब एप्पल का फोन होता है तो हम उसकी, जब हमने शुरू में बात की थी, हम उसके लिए डेढ़ जी, लाख जी। रुपए देने भी तैयार है। और हम एक आम जो फोन है जिसका कोई नाम भी नहीं है, अनब्रांडेड है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहे। हो सकता है कि जो है फीचर्स में वो उससे भी कहीं ज्यादा हो। तो ये वो चीज है कि आपको ये जी, करना है कि अपने आप का, अगर आपने इनकम भी बढ़ानी है, और वही बात कि जो आपने दौलतमंद बनना है या वेल्दी बनना है, तो आपको ये भी साथ अपने आप को रखना है कि आपको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है जो भी आप काम करें। तो कोशिश करें कि कम से कम आप 10% वाली कैटेगरी तो बहुत हाई है, 10% नहीं तो एटलीस्ट 20% वाली आए, तो फर्स्ट 20% वाला बैंड। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मिस हो गया। और एंड में जैसे आपने कहा था कि वो मैं एक वो क्विक टिप्स दे दूं, तो क्विक टिप्स यही थे जो हमने डिस्कस किए, कि जो है ना आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपने दूसरों को से देख के जेलस नहीं होना, आपने उनसे सीखना है। और सीखने के बाद आपने सबसे पहले जब इनकम अपनी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपने अपने ऊपर वर्क करना है, आपने अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, अपने स्किल्स इंक्रीज करने हैं। ये नहीं सोचना कि मैं इस फील्ड का हूँ तो मैं ये फील्ड दूसरी फील्ड देख भी नहीं सकता, या मैं ये काम करता हूँ तो मैं ये कुछ और काम नहीं कर सकता। आप हर वक्त इस उसमें रहें कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या इनोवेशन लेके आ सकता हूँ। कोविड के सिचुएशन में, कोविड के दौर में, जी, तो अब इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। जो लोग मैं ये समझता हूँ कि ये अब टाइम ही इनोवेशन का है। जो लोग देखें आज, जो लोग जो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ नहीं आते थे, या डिजिटल ई कॉमर्स की तरफ नहीं आ रहे थे, उनको अल्टीमेटली अब जबरदस्ती आना पड़ रहा है। अब उनको पुश किया जा रहा है कि आप जो है ना ऑनलाइन सेल की तरफ आए, जो कि पहले बिलीव नहीं करते थे ऑनलाइन सेल पे, उनको अल्टीमेटली आना जी, पड़ा। तो बजाय ये कि ये पुश कहीं से आए, आप अभी से वर्क करें। जिन लोगों जो लोग ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे थे, आप देखें उनकी उनके बिजनेसेस जो हैं वो इस पीरियड में इंक्रीज किए हैं, बजाय ये कि उधर उनके पास कोई कमी आई। बिल्कुल। तो
तो जो हमने बात की थी कि वैल्यू इन पे आप अपने काम करें, स्किल्स पे काम करें इंक्रीज करने पे। सेकंड ये कि अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को चेक करें, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपकी पर्सनल स्पेंडिंग हो, तो स्पेंडिंग को चेक करें, बजटिंग करें। और स्पेंडिंग के लिए जो पर्सनल स्पेंडिंग के लिए मैंने जो रूल बताया था कि 3 वीक्स वाला, वो 3 वीक्स वाला रूल ट्राई करके देखें। अगर किसी को फायदा होता है तो वो मुझे अलग से भी जो है ना मैसेज करके बता सकता है कि हाँ इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। और सबसे आखिर में ये कि आप जो भी काम करें उसको बेस्ट पॉसिबल करें, ताकि लोग आपको जो जो 10 to 20% वाले जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं उसके अंदर आपको शामिल करें। तो ये लोबे लबाब है पूरा इस साइंस ऑफ मनी का मिशन। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल आज का हमारा सेशन रहा है। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में इजीली आपने क्लियर कर दिया है। बहुत से लोगों के क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।